Hi, welcome on Easy Learning. Before this part of the video, we have already covered all the parts of the video from this chapter. I hope you would have enjoyed all the videos from the beginning, and this is the last or end part of this chapter. Because if you don't watch the initial or the beginning part of the chapter, then there would be more difficulties to understand what is in the mid and what is at the end of the chapter. So I would suggest you at first to just go through the first part or other parts of the videos to go through in a better way for the last part of the videos and other parts of the videos and chapters. So let's start without wasting the time. I hope you would be enjoying of this video. So let's start here. तो शुरू करते हैं 2.6 से. अब अभी तक आपने देखा कि लर्निंग डिसेबिलिटी कितने प्रकार के होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी के क्या क्या कारण होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी में किस किस चीज़ का फंक्शन होता है, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी में के जो कॉजेज़ हैं उस कॉजेज़ का होने के पीछे का क्या कहानी होता है, वो सारा हमने अभी तक देख लिया. अब जो ये लास्ट पार्ट है इसमें डायग्नोसिस के ऊपर बात कही गई है. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि डायग्नोसिस क्या होती है. तो डायग्नोसिस होती है किसी को कुछ होता है तो उसको देख करके अगर आप बताते हैं कि आखिर इसका क्या समाधान हो सकता है, क्या इलाज हो सकता है, तो उसको डायग्नोसिस कहा जाता है. चलिए इसको शुरू करते हैं. थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं पहले. The learning disability is defined as a significant gap between a person's intelligence and the skills the person has achieved at each age. कहते हैं हमारे जो मनुष्य की जीवन होती है उसमें हर एक एज में सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, लेकिन अगर वो सही समय पर में सही चीज़ों को नहीं सीख पाता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर में लर्निंग डिसेबिलिटी है. तो इसलिए दे रखा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी को डिफ़ाइन किया जाता है, एक महत्वपूर्ण गैप हो जाता है. पर्सन की जो इंटेलिजेंस होती है और उसकी जो स्किल्स होती है सीखने की, उसके बीच में गैप बन जाता है. द पर्सन हैज़ अचीव्ड एट ईच एज, और हर एक एज में जो सीखना चाहिए उसके बीच में गैप बन जाता है. और ये बनता किस लिए है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण बनता है. दिस मीन्स दैट ए सीवियरली रिटार्डेड 10-year-old हु स्पीक्स लाइक ए 6-year-old प्रोबेबली डजंट हैव अ डिसेबिलिटी. इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई 10 साल का जो बच्चा है, अगर वो बुरी तरीके से अगर वो उसके अंदर में ख़राबी है, सीवियरली रिटार्डेड का मतलब बुरी तरीके से उसके अंदर ख़राबी है, जो कि एक 6 साल के बच्चे की तरह बात करता है तो वो 10 साल का, लेकिन वो बात करता है 6 साल की तरह, तो शायद उसके अंदर में डिसेबिलिटी नहीं होती है. प्रोबेबली डजंट हैव ए डिसेबिलिटी. ठीक है, इसके अंदर में लैंग्वेज या स्पीच को जो डिसेबिलिटी नहीं होती है. He has mastered language up to the limits of his intelligence. ठीक है, he has mastered language up to the limits of his intelligence. इसका मतलब है कि जितना उसकी इंटेलिजेंस है लैंग्वेज को सीखने की, उतना तक उसने अपने लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी हासिल कर लिया है. On the other hand, a 5th grader with an IQ of 100 who can't write a simple sentence probably does have learning disability. दूसरी ओर, on the other hand का मतलब यहाँ दूसरी ओर होगा. एक 5th ग्रेड का जो बच्चा होता है जिसकी इंटेलिजेंस कोशेंट IQ को कहा जाता है, अगर वो 100 होती है, जो कि एक सिंपल सेंटेंस को नहीं लिख सकता है, हु कांट राइट ए सिंपल सेंटेंस, तो दे रखे हैं प्रोबेबली डज हैव ए लर्निंग डिसेबिलिटी. तो शायद उसके अंदर में लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है. Learning disorders may be informally identified by observing significant delays in the child's skill development. कहते हैं कि लर्निंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं कि हो सकता है कि अनौपचारिक तरीके से इसे पहचान लिया गया हो. मतलब लर्निंग डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसको मान लिया कि लर्निंग डिसऑर्डर है, क्योंकि उसको फॉर्मली आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, उसको आपने इनफॉर्मली आइडेंटिफाई कर लिया. बाय ऑब्जर्विंग सिग्निफिकेंट डिलेज, क्योंकि आपने उसके अंदर में कुछ महत्वपूर्ण विलंब को देखा कि वो हर एक चीज़ों को देर से सीखता है, और चाइल्ड के अंदर में जो स्किल डेवलपमेंट है वो देर से होती है. ए 2-year डिले इन द प्राइमरी ग्रेड्स इज़ यूजुअली कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट. कहते हैं प्राइमरी की जो क्लास होती है, अगर उसमें 2 साल का अगर देरी हो जाती है तो साधारणतया इसे महत्वपूर्ण समझा जा सकता है.
So learning disability aren't usually suspected unless there is more than 2-year delay. तो कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी को साधारणतया तब तक इसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता है जब तक कि इसके अंदर में 2 साल की देरी नहीं हो जाती है. Actual diagnosis of learning disabilities, however, is made using a standardized test that compare a child's level of ability to what is considered normal development for a person of that age and intelligence. कहते हैं वाकई में क्या डायग्नोसिस होना चाहिए लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की. हालांकि इसे एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट करके जो है किया जा सकता है या किया जाता है, जो कि बच्चे की जो एबिलिटी है उसकी जो लेवल है उसको कंपेयर करवाती है. किससे कंपेयर करवाती है कि व्हाट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल डेवलपमेंट फॉर ए पर्सन, कि आखिर में नॉर्मल डेवलपमेंट एक पर्सन के रूप में क्या होना चाहिए उससे इसको कंपेयर करवाती है उसी एज के बच्चे की और उसी एज के इंटेलिजेंस के अनुसार से. आगे दे रखे हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट टेस्ट आउटकम्स इंक्लूड द चाइल्ड्स एक्चुअल एबिलिटीज़, द रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट इंस्ट्रूमेंट एंड हिज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस, क्वेश्चंस and pay attention during the testing session. Learning disabilities are diagnosed in different ways. कहते हैं वो ऐसे कारक होते हैं जो टेस्ट आउटकम को प्रभावित करते हैं. उसमें चाइल्ड की बाकी की एबिलिटी जो है शामिल होती है. टेस्ट के इंस्ट्रूमेंट पे आप कितना विश्वास करते हैं, कितना रिलायबिलिटी करते हैं वो शामिल होती है. उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो सभी डायरेक्शन को समझ सके, जो डायरेक्शन दिया जाता है, जो निर्देश दिया जाता है उसको समझ सके, क्वेश्चन को समझ सके. और जब टेस्ट का सेशन चल रहा होता है उसी को कहा गया है ड्यूरिंग टेस्टिंग सेशन, तो उस समय वो कितना ध्यान देता है. तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को जो है कई तरीके से जो है डायग्नोज की जाती है. पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर डायग्नोज्ड इन डिफरेंट वेज. इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है विजन एंड हियरिंग आर ऑलवेज टेस्टेड टू रूल आउट सेंसरी इम्पेयरमेंट एंड एश्योर दैट द पर्सन कैन सी एंड हियर क्लियरली. कहते हैं विज़न और जो हियरिंग है, विज़न का मतलब देखना, हियरिंग मतलब सुनना, यह हमेशा जो है टेस्ट की जाती है इसकी. यह भी पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है जिससे कि सेंसरी इम्पेयरमेंट को जो है बता सके. रूल आउट मतलब बता सके, ये फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया गया है यहाँ पे. एंड एश्योर दैट, और यह निश्चित करा सके कि पर्सन जो है वो देख भी सकता है और साफ साफ सुन भी सकता है. पर्सन कैन सी एंड हियर क्लियरली. इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एकेडमिक स्किल्स डिसऑर्डर, रीडिंग, मैथ एंड राइटिंग आर इवेल्युएटेड यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. कहते हैं जो पढ़ने लिखने की जो स्किल्स डिसऑर्डर, जैसे पढ़ना है, मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और राइटिंग करना है, इन सभी को स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अनुसार से इवेल्युएट किया जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जिसको SLD बैटरी भी कहा जाता है, इस SLD बैटरी टेस्ट से जो है इसको निकाला जाता है. इंटेलिजेंस टेस्टिंग इज़ कम्प्लीटेड बाय ए साइकोलॉजिस्ट. किसके द्वारा इंटेलिजेंस टेस्टिंग को कंप्लीट किया जाता है? तो एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है. साइकोलॉजिस्ट जानते हैं, जो साइकोलॉजी को जानता है उसी को साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है. इसके बाद नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर आर कंपेयर टू द डेवलपमेंटल एबिलिटीज़ ऑफ द सेम एज पीयर्स टू डायग्नोज स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स. कहते हैं उच्चारण, शब्दकोश, व्याकरण, इन सभी को डेवलपमेंटल जो एबिलिटीज़ है उसी एज के जो साथी हैं उनके हिसाब से उनको कंपेयर कराया जाता है. मान के चलिए कि एक ही क्लास में जो है 10 साल का बच्चा पढ़ता है, एक को जो है प्रॉब्लम होती है प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी और ग्रामर पे, और दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होती है. तो जिसको प्रॉब्लम नहीं होती है उससे ऐसे को कंपेयर कराया जाता है और जांच किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है. लिखा हुआ है कि स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर आखिर इस बच्चे के अंदर में क्या प्रॉब्लम है कि और बच्चों की तरह यह सीख नहीं पा रहा है. आगे दे रखें इसमें कि मेडिकल डॉक्टर्स चेक फॉर ईयर इन्फेक्शंस और थ्रोट एंड वोकल कॉर्ड प्रॉब्लम्स. मेडिकल डॉक्टर क्या करते हैं, देखते हैं कान में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है इसे, या वोकल कॉर्ड या थ्रोट में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है. वंस ऑल अदर पॉसिबल फैक्टर्स दैट माइट हैव कॉज्ड द लर्निंग प्रॉब्लम्स आर एलिमिनेटेड, डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी माइट बी मेड. कहते हैं अगर एक बार जितने भी सारे संभावित कारक होते हैं, अगर उन सभी को जो है दैट माइट हैव कॉज द लर्निंग प्रॉब्लम, जिसने कि लर्निंग प्रॉब्लम को कराया होगा. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेंटेंस इस तरह से लिखा हुआ है दैट माइट हैव, लेकिन ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी है लेकिन काम पूरा नहीं होता है ऐसे सेंटेंस में. दैट माइट हैव कॉज द लर्निंग प्रॉब्लम, जिसने कि लर्निंग प्रॉब्लम कराया होगा,
ठीक है। अगर ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है, आर एलिमिनेटेड, तो डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी माइट बी मेड। तो लर्निंग डिसेबिलिटी की जो डायग्नोसिस है उसे किया जा सकता है। माइट लगा रखा है, मतलब संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है यहाँ पे। आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। अब इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्या है इसका? तो एज पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस द DSM-4 APA 2000 notes that a key defining feature in making a differential diagnosis between mental retardation and a learning disorder is that in mental retardation academic achievement is low but commensurate with expected IQ। देखिए एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है, इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको क्लॉज को जोड़ के लिखा गया है। तो कहते हैं कि जैसे कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस का एक हिस्सा के रूप में देखा जाता है, जो कि DSM-4 APA 2000 का है, एक नोट है, एक टिप्पणी है इसमें, दैट ए की डिफाइनिंग फीचर इन मेकिंग ए डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि यहाँ पे दे रखा है कि डिफरेंशियल या अलग अलग जो डायग्नोसिस को फीचर को अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं जो मेंटल रिटार्डेशन और लर्निंग डिसऑर्डर के बीच का है, वह यह है कि वह होता है मेंटल रिटार्डेशन और एकेडमिक अचीवमेंट इज़ लो। मतलब इन्होंने लास्ट में यह बताया है कि मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है और अचीवमेंट जो है एकेडमी की वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गई है। बट कमेंसुरेट विद एक्सपेक्टेड IQ, लेकिन बाद में इस नतीजे पर आते हैं, कमेंसुरेट होते हैं कि इनकी जो IQ है वो कमज़ोर है, या इस नतीजे पर आते हैं कि जितना IQ बच्चे से एक्सपेक्ट किया गया था उसके हिसाब से उसने एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं किया, उसी को कमेंसुरेशन कहा जाता है। However, in those with a learning disorder, academic achievement is substantially below measured intelligence। कहते हैं फिर भी वो सभी बच्चे, यहाँ पे इन दोज का मतलब वो सभी बच्चे हो जाएंगे, यहाँ पे चिल्ड्रन दोबारा नहीं लगेगा, यहाँ पे है सबस्टेंशियली बिलो मेजर्ड इंटेलिजेंस। कहते हैं फिर भी वे सभी बच्चे जिसमें लर्निंग डिसऑर्डर है और जो एकेडमिक अचीवमेंट है ख़ास करके वो ठोस तरीके से, सबस्टेंशियली मतलब ठोस या मजबूत तरीके से जो है उसे इंटेलिजेंस जितना होना चाहिए उसके नीचे जो है वो मापी जाती है, मेज़र की जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन में दे रखा है जो DSM-4 का है। अगर DSM-4 APA 2000 में देखेंगे तो इसमें भी आपको ये चीज़ मिल जाएगा। चलिए 2.7 की ओर चलते हैं। टू 2.7 में इंटरवेंशन फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज़, कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ अगर हो रही होती है तो उसी में आप अपना हाथ बटा सकते हैं, उसमें जा कर के देख सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं कि आखिर लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण क्या है, क्यों हो रहा है ये लर्निंग डिसेबिलिटी। वैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ तो नेचुरल होती है, इसमें नेचुरल रोल ज़्यादा प्ले करती है, स्पॉन्टेनियस होती है, लेकिन फिर भी यहाँ दे रखा है कि आप इंटरवेंशन जो है वो कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या सब दे रखा है। Although obtaining a diagnosis is important, even more important is getting the right help। कहते हैं भले ही डायग्नोसिस को प्राप्त करना इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे दे रखे हैं इवन मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इवन मोर इम्पॉर्टेंट वो क्या है कि सही हेल्प मिलना, इज़ गेटिंग द राइट हेल्प, बिकॉज लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कैन अफेक्ट द चाइल्ड एंड फैमिली इन सो मेनी वेज। Help may be needed on a varieties of fronts, educational, medical, emotional and practical। कहते हैं क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी जो होते हैं वो चाइल्ड और फैमिली दोनों को प्रभावित कर सकते हैं बहुत तरीके से, इन सो मेनी वेज। तो कहते हैं कि हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है बहुत सारे स्तरों पर में, ऑन वेराइटीज़ ऑफ फ्रंट। इसमें आपके कौन कौन से फ्रंट्स दे रखे हैं, तो पहला है आपका एजुकेशनल, सेकेंड है मेडिकल, थर्ड है इमोशनल और फोर्थ है प्रैक्टिकल। आगे दे रखे हैं इसमें, इन मोस्ट वेज चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर नो डिफरेंट फ्रॉम चिल्ड्रन विदाउट दिस डिसेबिलिटीज़। कहते हैं बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है जिसमें जिस बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है वो बच्चे जिनको डिसेबिलिटीज़ नहीं हैं उनसे अलग नहीं दिखाई पड़ेंगे आपको, आर नो डिफरेंट फ्रॉम चिल्ड्रन विदाउट दोज डिसेबिलिटीज़। यहाँ पे फिर से वही किया गया है, दोज के बाद चिल्ड्रन को नहीं लगाया गया है क्योंकि ऑलरेडी चिल्ड्रन को एक बार इसने लगा दिया है। एट स्कूल दे ईट टुगेदर एंड शेयर स्पोर्ट्स गेम्स एंड आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़।
कहते हैं स्कूल में वो साथ साथ खाते हैं, साथ साथ वो स्पोर्ट खेलते हैं, इसलिए दे रखे हैं शेयर स्पोर्ट्स, गेम खेलते हैं। एंड आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़, और स्कूल के बाहर जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो साथ में करते हैं। और आप पकड़ नहीं पाएंगे कि इस बच्चे के अंदर में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। बट सिंस चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ डू हैव स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स, स्कूल्स शुड प्रोवाइड स्पेशल प्रोग्राम। कहते हैं क्योंकि, यहाँ पे सिंस का मतलब क्योंकि होंगे, जिस बच्चे के अंदर में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं या होते हैं उन्हें कुछ खास लर्निंग ज़रूरतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। डू हैव दे रखा है तो डू हैव का मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होना, डू को और हैव को एक साथ लगा रखा है। तो स्कूल शुड प्रोवाइड स्पेशल प्रोग्राम्स, तो स्कूल को जो है क्या करना चाहिए, कुछ खास प्रोग्राम जो है आयोजित करनी चाहिए। स्कूल्स शुड टिपिकली प्रोवाइड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स आइदर इन ए सेपरेट ऑल डे क्लासरूम और स्पेशल एजुकेशन क्लास दैट द स्टूडेंट अटेंड्स फॉर सेवरल आवर्स ईच। कहते हैं स्कूल को खास करके जो है वह कुछ खास एजुकेशन प्रोग्राम आयोजित करनी चाहिए, या तो सेपरेट ऑल डे क्लासरूम में या एक स्पेशल जो है एजुकेशन क्लास में, ठीक है, जिससे कि स्टूडेंट जो है कई घंटों तक आनंद ले सके या उसको अटेंड कर सके। और वो भी दे रखा है हर एक सप्ताह ऐसा करने के लिए, ईच वीक। पेरेंट्स कैन ऑल्सो हायर ट्रेन ट्यूटर्स टू वर्क विद देयर चाइल्ड आफ्टर स्कूल। पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि ट्रेन ट्यूटर्स को भी ला सकते हैं। ट्यूटर्स वो होते हैं जो घरों में जाके पढ़ाते हैं। टू वर्क विद देयर चाइल्ड आफ्टर स्कूल, मतलब ताकि स्कूल के बाद जो है वो अपने बच्चों के साथ या उनके बच्चों के साथ जो है काम कर सके। इफ़ द प्रॉब्लम्स आर सेवियर, पेरेंट्स कैन ऑल्सो चूज टू प्लेस देयर चाइल्ड इन ए स्पेशल स्कूल फॉर द लर्निंग डिसेबल्ड। कहते हैं अगर प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है तो पेरेंट्स जो है वो क्या कर सकते हैं कि अपने बच्चों को एक स्पेशल स्कूल में भी डाल सकते हैं। यहाँ पे प्लेस का मतलब डालना होगा या एडमिशन कराना होगा, जहाँ पर में लर्निंग डिसेबल्ड रहते हैं, फॉर द लर्निंग डिसेबल्ड। आगे दे रखे हैं इसमें, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ टास्क द चाइल्ड कैन डू एंड द सेंसेस दैट फंक्शन वेल। मतलब स्पेशल एजुकेशन जो टीचर्स होते हैं वो चाइल्ड की सभी टास्क के जो प्रकार होते हैं उसको खोज लेते हैं, जो चाइल्ड कर सकता है और क्या क्या वो चाइल्ड समझ सकता है, जिससे कि वो अच्छे तरीके से कार्य कर सके, दैट फंक्शन वेल। बाय यूजिंग द सेंसेस दैट आर इंटैक्ट एंड बाय पासिंग द डिसेबिलिटीज मैनी चिल्ड्रन कैन डेवलप नीडेड स्किल्स। कहते हैं अपनी समझ का प्रयोग करके, सेंसेस का प्रयोग करके, दैट आर इंटैक्ट जो कि मजबूत होती है, और अपनी डिसेबिलिटीज़ को दूर करते हुए बाय पासिंग, बहुत सारे जो है चिल्ड्रन हैं वो जो है नीडेड स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, जो ज़रूरत होती है स्किल्स उसको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। दीज स्ट्रेंथ्स ऑफर अल्टरनेटिव वेज द चाइल्ड कैन लर्न। और ये सब ऐसे मजबूती होती है या स्ट्रेंथ होती है जो कि बहुत सारे वैकल्पिक जो रास्ते होते हैं, अल्टरनेटिव वेज होते हैं, उनका रास्ता तैयार कर सकता है जिससे बच्चा सीख सकता है। द चाइल्ड कैन लर्न। After assessing the child's strength and weaknesses, the special education teacher designs an individualized educational program, जिसको IEP कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पर में कि बच्चे की जो मजबूती होती है और उसके जो वीकनेस या कमजोरी होती है उसका निर्धारण करने के बाद जो स्पेशल एजुकेशन टीचर है वो एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम बनाते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं जिसमें हर एक बच्चे के लिए अलग अलग तरीके से प्रोग्राम तैयार किया जाता है। The IEP outlines the specific skills the child needs to develop as well as appropriate learning activities that build on the child's strength। कहते हैं कि जो IEP होते हैं या Individualized Educational Program होते हैं वो कुछ खास जो स्किल्स होते हैं बच्चे के उसको रेखांकित करते हैं, आउटलाइन करते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। To develop as well as appropriate, जिससे कि बच्चा के अंदर डेवलपमेंट हो सके, और साथ ही साथ एज वेल एज एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्टिविटीज़, कुछ खास लर्निंग एक्टिविटीज़ को भी बताते हैं दैट बिल्ड ऑन चाइल्ड्स स्ट्रेंथ, और जो कि बच्चे की जो मजबूती होती है उस पर तैयार की जाती है। मैनी इफेक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज़ एंगेज सेवरल स्किल्स एंड सेंसेस। बहुत सारे ऐसे इफेक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें बहुत सारे स्किल्स और सेंसेस जो है वो
शामिल होते हैं। यहाँ पे एंगेज का मतलब शामिल होना। फॉर एग्जाम्पल, इन लर्निंग टू स्पेल एंड रिकॉग्नाइज वर्ड्स, स्टूडेंट में बी आस्क्ड टू सी, से, राइट एंड स्पेल ईच न्यू वर्ड। कहते हैं कि जब स्पेलिंग का प्रोग्राम सिखाया जाता है बच्चों को, फॉर एग्जांपल इन लर्निंग टू स्पेल, और वर्ड को सिखाते हैं कि वर्ड को कैसे जो है आप रिकॉग्नाइज करोगे, तो स्टूडेंट से कहा जा सकता है कि वो पहले वर्ड को देखे, उस वर्ड को देखने के बाद बोले, उसको लिखे और हर एक जो नए वर्ड है उसका स्पेलिंग करे। द स्टूडेंट में ऑल्सो राइट द वर्ड्स इन सैंड, स्टूडेंट जो है वो बालू में या सैंड में भी वर्ड को लिख सकते हैं। विच इंगेजेस द सेंस ऑफ टच, जिसमें टच की सेंस जो है वो शामिल होती है, इंगेज होती है। मैनी एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द मोर सेंसेस चिल्ड्रन यूज़ इन लर्निंग ए स्किल, द मोर लाइकली दे आर टू रिटेन इट। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि जितना ज़्यादा समझ बच्चा जो है यूज़ करता है स्किल को सीखने में, तो उतना ही ज़्यादा संभावना बनती है कि वो उसे अपने अंदर धारण करता है या उतार पाता है। रिटेन का मतलब अपने अंदर रखना। नेक्स्ट है, रिसर्चर आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग नॉन स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड्स। कहते हैं रिसर्चर्स जो है वो नॉन स्टैंडर्ड जो टीचिंग मेथड्स है उसकी भी खोज में लगे हुए हैं, जो स्टैंडर्ड नहीं है। सम क्रिएट आर्टिफिशियल लर्निंग कंडीशंस, कुछ आर्टिफिशियल लर्निंग कंडीशंस को जो है क्रिएट कर रहे हैं, दैट में हेल्प द ब्रेन रिसीव इंफॉर्मेशन इन नॉन स्टैंडर्ड वेज, जो कि ब्रेन रिसीव इंफॉर्मेशन को जो है नॉन स्टैंडर्ड वेज में हेल्प करने में मदद कर सके। फॉर एग्जाम्पल, इन सम लैंग्वेज डिसऑर्डर्स द ब्रेन सिम्स एबनॉर्मली स्लो टू प्रोसेस वर्बल इंफॉर्मेशन। कुछ लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या होते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि ब्रेन जो है वो असाधारण तरीके से जो है उसकी प्रोसेस स्लो हो चुकी है वर्बल इंफॉर्मेशन को पूरा करने के लिए। साइंटिस्ट्स आर टेस्टिंग वेदर कंप्यूटर्स दैट टॉक कैन हेल्प टीच चिल्ड्रन टू प्रोसेस स्पोकन साउंड्स मोर क्विकली। और साइंटिस्ट इस बात का टेस्ट कर रहे हैं कि कंप्यूटर जो कि बात करता है, दैट टॉक, क्या ये जो कंप्यूटर होते हैं वो बच्चों को जो है सिखा सकते हैं या सिखाने में मदद कर सकते हैं कि स्पोकन साउंड्स को बहुत तेज़ी से जो है वो सीख सके, उसके प्रोसेस में वो लग सके। द कंप्यूटर स्टार्ट्स स्लोली प्रोनाउंसिंग वन वर्ड एट ए टाइम। कंप्यूटर जो है वो धीरे से जो है किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर सकता है और एक वर्ड में या एक ही टाइम में जो है एक ही वर्ड को प्रोनाउंस कर सकता है। एज द चाइल्ड गेट्स बेटर एट रिकॉग्नाइजिंग द साउंड्स एंड हियरिंग them as words, the sounds are gradually speeded up to normal rate of speech। और जैसे जैसे बच्चे जो है वो साउंड्स जो होती है वर्ड की या उसको पहचानने में बेहतर होते चले जाते हैं, उनको सुनने में बेहतर होते चले जाते हैं, तो साउंड्स को धीरे धीरे उसकी जो स्पीड है उसको बढ़ा दी जाती है और जितना तक बच्चा जो है कंफर्टेबल तरीके से जो है बोल सके वहाँ तक उसको लाया जाता है। आगे दे रखे हैं इसमें, ये तो अभी ऊपर साइंटिस्ट के बारे में दे रखे हैं कि कैसे कंप्यूटर काम करेगा, कैसे कंप्यूटर को जो है इस लैंग्वेज लर्निंग में जो है यूज़ किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखे हैं कि द इफेक्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कैन रिपल आउटवर्ड फ्रॉम द डिसेबल्ड चाइल्ड और एडल्ट टू फैमिली, फ्रेंड्स एंड पेयर्स एट स्कूल और वर्क। कहते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को जो इफ़ेक्ट है ये जो डिसेबल्ड चाइल्ड या एडल्ट टू फैमिली है उससे बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ तक कि जो पीयर्स होते हैं स्कूल में या वर्क में उसको जो है इससे जो है छुटकारा दिलवा सकते हैं। चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ऑफ्टन एब्जॉर्ब व्हाट अदर्स थॉटलेसली से अबाउट देम। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले जो बच्चे होते हैं वो अक्सर जो है उन बातों को तो ज़रूर अपने अंदर धारण कर लेते हैं या उसको पी लेते हैं अपने मन में कि कोई उनके बारे में बिना विचार के थॉटलेसली क्या बोलता है। They may define themselves in light of their disabilities as behind, slow or different। और वे अपने आप को जो है अपनी डिसेबिलिटीज़ के हिसाब से उसको डिफ़ाइन करते हैं और पाते हैं कि वो या तो बहुत पीछे है या तो वो स्लो है और बच्चों से, और या तो अलग है, डिफरेंट है। स्पेशली डिज़ाइंड कंप्यूटर गेम्स में हेल्प। कहते हैं अगर बना बनाया हुआ कंप्यूटर गेम है तो यह
कुछ ना कुछ हेल्प कर सकता है। ये फिगर में भी दे रखा है, देख सकते हैं यहाँ पर में बच्चों को सिखाया जा रहा है कंप्यूटर पर में बिठा करके, टीचर बैठे हुए हैं और फिगर में भी दे रखा है यहाँ पे कि चिल्ड्रन इम्प्रूव देयर लैंग्वेज स्किल्स। नेक्स्ट है समटाइम्स दे डोंट नो हाउ दे आर डिफरेंट बट दे नो हाउ ऑफुल दे फील। कभी कभी वे नहीं जानते हैं कि वे कैसे दूसरों से अलग है, लेकिन वे जानते हैं कि वे कितने डरे हुए हैं। हाउ ऑफुल दे फील। Their tension or shame can lead them to act out in various ways from withdrawal to belligerence। कहते हैं उनका जो टेंशन या उनका जो शर्म है वो उन्हें बहुत तरीके से जो है उन्हें काम नहीं करने देते हैं, या वो जहाँ काम करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वहाँ से दूर हो जाते हैं। और withdrawal to belligerence का मतलब हुआ, belligerent का मतलब होता है कि आपको अपने तरीके से कोई मजबूती से काम करते हैं, उसको बेलिजरेंस कहा जाता है। क्योंकि बेलिजरेंट जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो मजबूती से काम करने वाले होते हैं, तो उन्हें जो है विड्रॉल से लेके बेलिजरेंस के लेवल तक पहुंचा देते हैं। दे मे स्टॉप ट्राइंग टू लर्न एंड अचीव एंड इवेंचुअली ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। वे जो है लर्न करने की जो कोशिश करते हैं उसको भी रोक सकते हैं, जो अचीव करने की कोशिश करते हैं उसको भी रोक सकते हैं, और अंत में जो है उन्हें स्कूल से भी बाहर निकाला जा सकता है। और दे में बिकम आइसोलेटेड एंड डिप्रेस्ड, या वे अलग थलग हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं। आगे दे रखे हैं चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड अटेंशन डिसऑर्डर्स में हैव ट्रबल मेकिंग फ्रेंड्स एंड पीयर्स। जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी अटेंशन डिसऑर्डर होते हैं उन्हें दोस्त या अपने साथी को बनाने में समस्या हो सकती है। सम चिल्ड्रन विद डिलेज मे बी मोर कंफर्टेबल विद यंगर चिल्ड्रन हु प्ले इन एट देयर लेवल। कुछ बच्चे जो होते हैं जिन्हें बहुत देर से जो है कोई चीज़ सीखने की प्रवृत्ति आती है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ वो फ्रेंडशिप करते हैं जो कि उनके लेवल के हिसाब से खेलते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स में ऑल्सो बी अ प्रोडक्ट ऑफ देयर डिसेबिलिटी। सामाजिक समस्या जो है वो भी उनकी डिसेबिलिटी का जो है कारण बन सकता है। Some people with learning disabilities seem unable to interpret tone of voice or facial expression। कुछ लोग जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकते हैं वो फेशियल एक्सप्रेशन या जो वॉइस की टोन है उसका अर्थ को बताने में नाकामयाब हो सकते हैं या नाकामयाब मालूम पड़ सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, दे एक्ट इनअप्रोप्रिएटली टर्निंग पीपल अवे। अपनी स्थिति को गलत समझते हुए वो अनुचित तरीके से कार्य करते हैं। दे एक्ट इनअप्रोप्रिएटली टर्निंग पीपल अवे, और लोगों से मुंह फेर लेते हैं। टर्न अवे मतलब मुंह फेरना। नेक्स्ट पैराग्राफ है विदाउट प्रोफेशनल हेल्प द सिचुएशन कैन स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल। कहते हैं बिना प्रोफेशनल हेल्प के जो स्थिति है वो जो कंट्रोल है उससे काफ़ी बाहर हो सकती है। The more that children or teenagers feel, the more they may act out their frustration and damage their self-esteem। कहते हैं जितना ज़्यादा चिल्ड्रन या टीनएजर असफल होते हैं उतना ज़्यादा वो अपना भड़ास जो है बाहर निकालते हैं और अपने जो आत्मसम्मान है उसको क्षति पहुंचाते हैं। The more they act out, the more trouble and punishment it brings। जितना ज़्यादा वो काम करते हैं उतना ज़्यादा वो ट्रबल और पनिशमेंट जो है वो लाते हैं। फर्दर लोडिंग देयर सेल्फ इस्टीम, और आगे जाकर अपना सेल्फ इस्टीम को भी कम कर रहे होते हैं। हैविंग ए चाइल्ड विद ए लर्निंग डिसेबिलिटी में ऑल्सो बी एन इमोशनल बर्डन फॉर द फैमिली। कहते हैं जिन फैमिली में जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं वो एक इमोशनल बर्डन भी ला सकती है। पेरेंट्स ऑफ्टन स्वीप थ्रू ए रेंज ऑफ इमोशंस, डिनाइल, गिल्ट, ब्लेम, फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड डिस्पेयर। कहते हैं पेरेंट्स क्या करते हैं, अक्सर जो है इन चीज़ों को हमेशा दिमाग में रखते हैं, स्वीप करते चले जाते हैं, और वो अपनी जो इमोशन की जो दर होती है, रेंज होती है, वो हमेशा दिखाते रहते हैं। इसमें वो डिनाइल, गिल्ट, ब्लेम, फ्रस्ट्रेशन, एंगर और डिस्पेयर का इस्तेमाल करते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में वे एनवाइट और एम्बेरस्ड बाय देयर सिबलिंग्स। ब्रदर और सिस्टर को जो है अपने सिबलिंग के द्वारा परेशान किया जा सकता है, उनके द्वारा तंग किए जा सकते हैं। और जेलस ऑफ ऑल द अटेंशन द चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी गेट्स। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, अगर उनको कोई
मान के चलिए कि उनको स्पेशल बच्चे ध्यान दे रहे हैं, उन बच्चों को स्पेशल पेरेंट्स के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है, तो और बच्चे जो उनके परिवार में होते हैं उनको जलन महसूस होता है। आगे दे रखे हैं इसमें, काउंसलिंग कैन बी वेरी हेल्पफुल टू पीपल विद एलडी एंड देयर फैमिलीज़। कहते हैं कि ऐसे लोग जो जिसमें एलडी और उनके फैमिली वाले हैं उसके लिए जो है काउंसलिंग जो है बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। काउंसलिंग कैन हेल्प अफेक्टेड चिल्ड्रन, टीनेजर्स एंड एडल्ट डेवलप ग्रेटर सेल्फ कंट्रोल एंड ए मोर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड देयर ओन एबिलिटीज़। कहते हैं काउंसलिंग जो है वो अफेक्टेड चिल्ड्रन को हेल्प कर सकते हैं, टीनेजर को हेल्प कर सकते हैं और एडल्ट को जो है डेवलप कर सकते हैं सेल्फ कंट्रोल को रोकने में और अपनी एटीट्यूड को ज़्यादा पॉजिटिव करने में, जिससे कि वह अपनी एबिलिटीज़ को बरकरार रख सके। इसलिए दे रखा है ए मोर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड देयर ऑन एबिलिटीज़। यहाँ पे टुवर्ड का प्रपोजिशन के रूप में यूज़ किया गया है। आगे यहाँ पे टॉकिंग विद ए काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो अलाउज फैमिली मेम्बर्स टू एयर देयर फीलिंग्स एज वेल एज गेट सपोर्ट एंड रीएश्योरेंस। कहते हैं काउंसलर से बात करते हुए या साइकोलॉजिस्ट से बात करते हुए यह भी फैमिली मेम्बर्स को जो है अनुमति देती है कि अपनी फीलिंग को जो है वो दिखाए। एयर का मतलब यहाँ दिखाना होगा, एयर का मतलब हवा नहीं होगा। टू एयर देयर फीलिंग्स एज वेल एज गेट सपोर्ट एंड रीएश्योरेंस, और साथ ही साथ उसे सपोर्ट मिल सके और उसे जो है दोबारा से उसे विश्वास दिलाया जा सके कि आपका बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें कि विज्ञान जो है आखिर विज्ञान क्या बात करते हैं इसके ऊपर में, तो इसलिए यहाँ पे दे रखे हैं साइंस टॉक्स। इन वन स्टडी रिसर्चर्स फाउंड दैट किंडरगार्टन चिल्ड्रन डिफर्ड इन देयर एबिलिटी टू आंसर द क्वेश्चन। एक ऐसा अध्ययन है उसमें पाया गया कि रिसर्चर्स ने पाया कि किंडरगार्टन जो बच्चे होते हैं वो अपनी एबिलिटीज़ में अलग होते हैं, खास करके क्वेश्चन का आंसर देने में। विच नंबर इज़ बिगर, अगर उनसे पूछा जाता है कौन सी संख्या बड़ी होती है, 4 या 3, 4 और 3, डिस्पाइट कंट्रोलिंग फॉर स्टूडेंट एबिलिटी टू काउंट एंड प्रोड्यूस सिंपल कैलकुलेशन, स्टूडेंट्स विद हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस answer the question correctly 96% of the time compared to only 18% accuracy for children from lower SES background। कहते हैं कि स्टूडेंट की एबिलिटी के लिए जो कंट्रोल करने के अलावा कि हम काउंटिंग कैसे करेंगे और सही सिंपल कैलकुलेशन को प्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो इसमें पाया गया यहाँ पर में कि ऐसे बच्चे जिनकी सामाजिक या आर्थिक स्टेटस काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर जो है 96% सही दिया, खास करके उन बच्चों की तुलना में जिनकी सामाजिक आर्थिक जो बैकग्राउंड पृष्ठभूमि है वो काफ़ी कमज़ोर है। मतलब 18% जो है वो बच्चे ने दिया जिसकी SES का मतलब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कमज़ोर है, लेकिन 96% यहाँ पर में जो बच्चे हैं जिनकी SES या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो ज़्यादा सही आंसर को रिप्लाई कर पा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे रिसर्चर्स क्या सुझाव देते हैं इसके ऊपर, तो द रिसर्चर्स सजेस्ट दैट नंबर सेंस डेवलपमेंट में बी लिंक टू इनफॉर्मल लर्निंग इन सम होम एनवायरनमेंट्स एंड that early intervention pre-K or K may be beneficial in allowing some student to catch up। रिसर्चर सुझाव देते हैं कि नंबर सेंस डेवलपमेंट जो है इसे एक इनफॉर्मल लर्निंग के रूप में जोड़ा जा सकता है कुछ घर की माहौल के हिसाब से, इन सम होम एनवायरनमेंट। और जो शुरुआत के जो इंटरवेंशन होते हैं प्री-K या K के ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक या फलदायक हो सकते हैं, बेनिफिशियल हो सकते हैं स्टूडेंट को जो है अलाउ करने में कि वो इसको पकड़ सके या कैच कर सके। आगे दे रखे हैं इसमें कि मैनी पेरेंट्स फाइंड दैट ज्वाइनिंग ए सपोर्ट ग्रुप ऑल्सो मेक ए डिफरेंस। बहुत सारे पेरेंट्स पाते हैं कि सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करना भी एक जो है डिफरेंस लाती है। सपोर्ट ग्रुप्स कैन बी ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल सजेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सपोर्ट ग्रुप क्या कर सकते हैं, तो ये एक इन्फॉर्मेशन के सोर्स हो सकते हैं, प्रैक्टिकल सजेशन दे सकते हैं और आपसी जो समझ है वो बना सकते हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स रिटन बाय एजुकेटर्स एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कैन ऑल्सो
be helpful. अगर आपके पास सेल्फ हेल्प बुक्स है जो एजुकेटर्स के द्वारा लिखी जाती है या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, ये सभी मददगार हो सकते हैं. बिहेवियर्स मॉडिफिकेशन ऑल्सो सीम्स टू हेल्प मैनी चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी. कहते हैं जो व्यवहार में सुधार है यह भी मालूम पड़ सकते हैं और यह चीज़ जो है बहुत सारे बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी में हेल्प कर सकते हैं. इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन children receive immediate tangible rewards when they act appropriately. और बिहेवियर में जो सुधार होते हैं उसमें बच्चों को तुरंत जो है टेंजिबल रिवॉर्ड्स मिलते हैं. टेंजिबल का मतलब जैसे छू के दिया जा सकता है, टच करके, अगर वो सही जो है एक्ट करते हैं तो. when they act appropriately. Receiving an immediate reward can help children learn to control their own action. कहते हैं इमीडिएट रिवॉर्ड को जो है वो रिसीव करते हुए यह चीज़ जो है आपको चिल्ड्रन को हेल्प कर सकते हैं कि वो अपनी एक्शन के ऊपर जो है कंट्रोल कर सके, घर पर भी और क्लास में भी, बोथ एट होम एंड इन क्लास. ए स्कूल और प्राइवेट काउंसलर कैन एक्सप्लेन बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड हेल्प पेरेंट्स एंड टीचर्स सेट अप एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स फॉर द चाइल्ड. कहते हैं एक स्कूल और जो प्राइवेट काउंसलर होते हैं ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन को एक्सप्लेन जो है कर सकते हैं और पेरेंट्स और टीचर को हेल्प कर सकते हैं कि चाइल्ड के लिए जो है वो एप्रोप्रिएट रिवार्ड जो है वो स्थापित कर सके. पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन हेल्प बाय स्ट्रक्चरिंग टास्क एंड एनवायरनमेंट फॉर द चाइल्ड इन वेज दैट अलाउ द चाइल्ड टू सक्सीड. कहते हैं पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलकर के जो है एक टास्क के एनवायरनमेंट जो है वो बना सकते हैं. ये दोनों जो है ऐसा कर सकते हैं बच्चों के लिए उन सभी तरीके से या उन सभी वेज़ को यूज़ करते हुए जो कि बच्चों को सफल होने में जो है वो मदद कर सके. दे कैन फाइंड वेज टू हेल्प चिल्ड्रन बिल्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड वॉक अराउंड देयर डिसेबिलिटीज़. वह उन सभी रास्तों की तलाश कर सकते हैं जो कि बच्चों को अपनी मजबूती के ऊपर काम कर सके और अपनी जो डिसेबिलिटीज़ है उसके आसपास वो काम करे. For a teenager with a language problem, it may mean providing pictures and diagrams for performing a task. कहते हैं टीनेजर वाले जो हैं जिन्हें की लैंग्वेज प्रॉब्लम होते हैं, इट में मीन प्रोवाइडिंग पिक्चर, तो इसका मतलब है उन्हें पिक्चर दे, डायग्राम दे जिससे कोई टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सके. A counselor or a school psychologist can help identify practical solutions that make it easier for the child and family to cope day by day. कहते हैं काउंसलर और स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो है वो हेल्प कर सकते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि चाइल्ड के लिए जो है आसान बना सकती है, फैमिली के लिए भी आसान बना सकती है, रोज़ की ज़िंदगी से निपटने के लिए या उनका समाधान करने के लिए. आगे दे रखे हैं एवरी चाइल्ड नीड्स टू ग्रो अप फीलिंग कॉम्पिटेंट एंड लव इट. कहते हैं हर एक बच्चे को जो है वो चाहता है कि हमारे अंदर में क्षमता हो, कैपेसिटी हो, कॉम्पिटेंट हो, उनको प्यार मिले. जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाता है तो when children have learning disabilities, parents may need to work harder at developing their children's self-esteem and relationship building skills. कहते हैं जब बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है तो पेरेंट्स को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है जिससे कि अपने बच्चे के अंदर में आत्मसम्मान बना सके और साथ ही साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स को खड़ा कर सके. बट सेल्फ एस्टीम एंड गुड रिलेशनशिप्स आर एज वर्थ डेवलपिंग एज एनी एकेडमिक स्किल. लेकिन कहते हैं आत्मसम्मान और जो अच्छे जो रिलेशनशिप है वह उतना ही ज़्यादा कीमती होते हैं विकसित करने में जितना कि ज़्यादा कोई एकेडमिक स्किल्स होते हैं. इसके साथ जो है ये एंड हो जाता है. ये आपके कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है. अभी हम लेट सम अप करेंगे आगे जा कर के और इसके बाद कुछ वर्ड्स बचेंगे तो उसको कर लिया जाएगा. ये आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं जो इसमें देख रखे हैं. ये सारे क्वेश्चंस हैं. अगर आपने इतना बता दिए हैं, अगर आप इसको किए होंगे तो सारा आप सॉल्व कर सकते हैं इसमें टोटल जितने भी है इसमें. तो चलिए डायरेक्ट अब लेट सम अप की ओर बढ़ते हैं. लेट सम अप का मतलब है कि जितना अभी तक हम पढ़े हैं उसका निचोड़ इसमें नीचे में दे रखा है. तो देखिए क्या सब दे रखा है इसमें कि लर्निंग डिसेबिलिटीज इन्वॉल्व डिले
or deficit in some areas of functioning including academic, language, speech or motor skills that is not due to mental retardation, autism, a demonstrable physical disorder or deficient educational opportunities। कहते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में क्या सब चीज़ शामिल हो सकता है, तो डिले शामिल हो सकता है, डेफिसिट शामिल हो सकता है, कुछ एरिया में काम करने की, और वो कौन कौन सा एरिया है, एकेडमिक की एरिया है, लैंग्वेज है, स्पीच है, मोटर स्किल्स है। ये मेंटल रिटार्डेशन के कारण नहीं होती है, जितनी भी बातें बताई गई है ये मेंटल रिटार्डेशन के कारण नहीं होती है। मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर मैंने बहुत सारा बता रखा है पिछले चैप्टर्स में। ऑटिज़म के कारण दे रखे हैं मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज़म के कारण ए डेमोन्स्ट्रेबल फिजिकल डिसऑर्डर और डेफिशिएंट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो कहते हैं ये जितनी भी चीज़ें दे रखे हैं इन सभी के कारण ये चीज़ें नहीं होती है। Children with these disorders are usually of average or above average intelligence but have difficulty learning specific skills like arithmetic or reading। कहते हैं ये जितने भी बच्चे इन डिसऑर्डर वाले होते हैं वो साधारणतया जो है वो या तो इंटेलिजेंस के एवरेज में होते हैं या थोड़ा सा एवरेज से ऊपर होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास स्किल्स को लर्न करने में कठिनाई होती है, जैसे कि अंकगणित, अरिथमेटिक और पढ़ने में, रीडिंग करने में। These disorders can interfere with a child's ability to make progress in school and in social situations, and for adults can interfere with occupational success and social adjustment। और ये जितने भी डिसऑर्डर हैं ये बच्चे की एबिलिटी को जो है प्रभावित कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। वो स्कूल में अगर वो प्रोग्रेस करते हैं तो, या सोसाइटी में उन्हें अगर फेस करना पड़ता है तो, और एडल्ट की अगर बात किया जाए फॉर एडल्ट्स, या ऑक्यूपेशनल सक्सेस में उन्हें इंटरफेयर कर सकते हैं, और सोशल एडजस्टमेंट में। ऑक्यूपेशनल मतलब जो पेशे से संबंधित सफलता होती है, और सोशल एडजस्टमेंट में सामाजिक जो आप व्यवस्था बनाते हैं, अपने आप को कैसे सोसाइटी में एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं दिस डिसऑर्डर्स आर यूजुअली आइडेंटिफाइड विद इन द स्कूल सिस्टम रादर दैन थ्रू मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स। और ये जितने भी डिसऑर्डर होते हैं वो साधारणतया स्कूल सिस्टम के अंदर ही जो आइडेंटिफाई किया जाता है, रादर देन थ्रू मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स। और इसमें यह बेहतर नहीं समझा जाता है कि मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स का सलाह लिया जाए इसमें। रादर देन मतलब कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे। आगे नेक्स्ट इसमें दे रखे हैं न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स आर थॉट टू बी एट द रूट ऑफ दिस डिसऑर्डर्स। ऐसा माना जाता है कि न्यूरॉन की जो खराबी होती है या इम्पेयरमेंट्स होते हैं वो ये जितने भी प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं उनके मूल कारण होते हैं। देयर इज़ माउंटिंग एविडेंस दैट द लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैव जेनेटिक एंड अदर बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स एज कैजुअल फैक्टर्स। और यहाँ एक माउंटिंग मतलब बढ़ती हुई, इंक्रीजिंग। तो एक बढ़ती हुई जो सबूत है वो यह है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है उसमें जेनेटिक्स का रोल होता है, और भी बहुत सारे जीव वैज्ञानिक जो कंपोनेंट होते हैं, अंग होते हैं, वो होते हैं जो इसके कैजुअल फैक्टर होते हैं। Treatment for learning, communication and motor skills disorders occur in the schools and involves a multidisciplinary approach designed by teachers, school psychologists, specialized therapists and parents। कहते हैं कि लर्निंग, कम्युनिकेशन और मोटर स्किल्स डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट या इलाज है जो स्कूल्स में होते हैं, इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज़ किया जाता है। मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब एक ही चीज़ को लेकर के आप नहीं कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करना होता है। उसको मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच कहा जाता है, जो टीचर के द्वारा बनाया जाता है, डिज़ाइन की जाती है। यहाँ दे रखा है डिज़ाइंड बाय टीचर्स, स्कूल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, स्पेशलाइज्ड थेरापिस्ट के द्वारा और पेरेंट्स के द्वारा। इसके बाद है नेक्स्ट वे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू बिल्ड ऑन द चाइल्ड्स स्ट्रेंथ्स। और एक जो इम्पॉर्टेंट इसमें जो है फैक्टर होते हैं बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए, वो होती है कि बच्चे की जितनी क्षमता है, स्ट्रेंथ है, मजबूती है, उसके ऊपर काम किया जाए। सो ही और शी कैन फील ए सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड अकम्पलिशमेंट, जिससे कि बच्चा जो है वो अपनी आत्मसम्मान और जो काम करता है, अकम्पलिशमेंट करता है, उसके हिसाब से उसकी समझ जो है वो विकसित कर सके, उसका सेंस उसको फील हो सके। तो अभी जो है मैंने लेटर समअप कराया। अगर आप पूरा चैप्टर को पढ़ने के बदले अगर आप समअप को 1-2 बार पढ़ेंगे, फिर चैप्टर को पढ़ेंगे, तो समअप जस्ट लाइक एक आपका समरी के टाइप में है। तो ये आपको पूरे चैप्टर को आपको दोबारा से याद करवा देगा कि आपने पूरी चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ा है।
चलिए, वैसे तो मैंने वर्ड्स बता दिया है, लेकिन ग्लॉसरी लास्ट में दे रखा है, तो चलिए थोड़ा सा ग्लॉसरी को भी एक बार फिर से इंग्लिश टू इंग्लिश दे रखा है, इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत कम ही ग्लॉसरी है इसमें, 2.10 में। फर्स्ट है आपको अकाउंटेड। देखिए यहाँ पे अकाउंट का मतलब वैसे हिसाब किताब होता है, अकाउंट का मतलब वैसे खाता होता है, लेकिन यहाँ पे अकाउंट का मतलब है एक्सप्लेन्ड बाय, मतलब व्याख्या किया हुआ, किसी को बताया हुआ। मैंने पहले ही बता दिया था शुरुआत में ही। उसके बाद है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। तो कम्युनिकेशन जो डिसऑर्डर होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें खास करके प्रॉब्लम्स इन ट्रांसमिटिंग और कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग स्टटरिंग एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन को ले जाने में, एक जगह से दूसरे जगह को पहुंचाने में दिक्कत होती है। इसमें स्टटरिंग और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर शामिल होती है। रीडिंग डिसऑर्डर बताए थे पहले। रीडिंग परफॉर्मेंस होती है खास करके जो है बिलो एज नॉर्म्स। जितना एज का बच्चा होता है उतना एज में अगर उस हिसाब से रीडिंग नहीं कर पाता है तो इसका मतलब उसे रीडिंग डिसऑर्डर हो गया है। उसके बाद है रिसेप्टिव लैंग्वेज। तो कम्युनिकेटेड मटेरियल दैट इज़ अंडरस्टूड। कोई भी बात कही गई है उसको कम्युनिकेटेड मटेरियल कहा गया है, और उसको कहा गया है लेकिन उसको आपने कितना समझा, वो चीज़ रिसेप्टिव लैंग्वेज में आता है। उसके बाद है स्टटरिंग। डिस्टर्बेंस इन द फ्लुएंसी एंड टाइम पैटर्निंग ऑफ स्पीच, दैट इज़ साउंड एंड सिलेबल रिपीटिशन और प्रोलॉन्गेशंस। कहते हैं जो आपकी फ्लुएंसी होती है उसमें अगर परेशानी होती है, डिस्टर्बेंस होती है, या टाइम पैटर्निंग में आपको दिक्कत होती है स्पीच में। मैंने शुरुआत में बताया था, चैप्टर में भी एक्सप्लेन कर रखा है कि जब आप बोल रहे होते हैं तो कहाँ पर में कितना रुकना है या कैसे क्या करना है, या आप एक ही वर्ड पर में लंबा जोड़ डाल के बोलते चले जाते हैं, आपका टाइम पैटर्न नहीं बन पा रहा है, तो ये सारी कुछ जो है वो स्टटरिंग के कारण होते हैं। जैसे कैट बोलते हैं तो सी को पे लंबा प्रेस करते हैं, सिट बोलते हैं तो एस पे लंबा प्रेस करते हैं। तो ये साउंड और सिलेबल रिपीटिशन करते हैं, या एक ही आपके साउंड या सिलेबल को आप बार बार रिपीट करते हैं या लंबे तरीके से करते हैं, खींच के करते हैं, तो ये सारा स्टटरिंग में आता है। इसी को प्रोलॉन्गेशंस कहा जाता है। प्रोलॉन्गेशन का मतलब लंबे समय तक करते हैं, तो ठीक है। तो चलिए इसके साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। एंड आई होप यू वुड हैव एंजॉयड ऑल पार्ट्स ऑफ द वीडियोज़ ऑफ दिस चैप्टर ऑफ यूनिट 2 फ्रॉम ब्लॉक 2। एंड नाउ विल प्रोसीड in next part of the chapter, that would be unit 3, and you will enjoying in the same way you have enjoyed all these parts, and we will again try to just develop the new things with the new structure and sentences in other parts of the videos. So thank you. By then, take care of yourself.